राज दरबार में राजकुमार अशोक का समर्थन करने वालों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन सम्राट बिंदुसार की दृष्टि में उनका उत्तराधिकारी सुशीम ही था। पाटलिपुत्र में सत्ता की चर्चा चल रही थी कि तक्षशिला में एक बार फिर विद्रोह हो गया। हुआ यूं कि जिस तक्षशिला में राजकुमार अशोक ने विद्रोह को शांत किया था, वहां एक बार फिर विद्रोह हो गया। इस बार बिंदुसार ने सुशीम को तक्षशिला भेजा। उधर सुशीम तक्षशिला पहुंचा और इधर बिंदुसार की तबीयत अचानक खराब हो गई। बिंदुसार ने बिस्तर पकड़ लिया। बीमारी के कारण उनकी सांसें कमजोर पड़ने लगी थीं। कोई उपचार काम नहीं आ रहा था। बिंदुसार को अब अपना अंत नजदीक आता दिखा। इसीलिए उन्होंने अपने महामात्य महामंत्री राधागुप्त को बुलाया। बिंदुसार ने लेटे लेटे ही राधागुप्त से पूछा, महामात्य राधागुप्त, क्या राजकुमार सुशीम को तक्षशिला में सफलता मिली? नहीं महाराज, अभी तक किसी भी अपेक्षित सफलता की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। महामात्य राधागुप्त का यह जवाब सुनकर राजा बिंदुसार थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। कुछ देर के सन्नाटे के बाद कक्ष में फिर से राजा बिंदुसार का धीमा स्वर उभरा। राधागुप्त, मेरा आदेश है कि आप सुशीम को वापस पाटलिपुत्र बुलाएं और अशोक को उज्जैन से तक्षशिला भेजें। राधागुप्त को राजा बिंदुसार के चेहरे पर बेचैनी के भाव दिखे, इसलिए उन्होंने संकोच त्याग कर राजा से पूछा, जो आज्ञा महाराज। तक्षशिला में स्थिति अभी सामान्य नहीं है। ऐसे में राजकुमार सुशीम को वापस बुलाने और राजकुमार अशोक को भेजने से समस्या और जटिल हो सकती है। राजा बिंदुसार ने राधागुप्त के सुझाव की अनदेखी करते हुए अपने आदेश को दोहराया। वो इस बार तेज आवाज में बोले, ये राज्यादेश है राधागुप्त। आप सुशीम को पाटलिपुत्र वापस आने का संदेश भेजिए और उसके राज्याभिषेक की तैयारी शुरू कीजिए। मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस बिस्तर से उठ पाऊंगा। राधागुप्त ने राजा बिंदुसार के आदेश का पालन तो किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। राधागुप्त ने सुशीम को बिंदुसार का संदेश भेजने में जानबूझकर देरी की और अशोक को पाटलिपुत्र आने को कहा। यह उनकी व्यूह रचना का हिस्सा था, जिसके जरिए वो अशोक को मगध का सम्राट बनाना चाहते थे। कई ग्रंथों में राधागुप्त को मौर्य साम्राज्य के पहले प्रधानमंत्री चाणक्य का पोता भी बताया गया है। चाणक्य की जो भूमिका चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में थी, अशोक को राजा बनाने में राधागुप्त की वही भूमिका नजर आती है। उन्हीं की योजना का हिस्सा था कि जब अशोक पाटलिपुत्र पहुंचे तो उनके पूरे शरीर को हल्दी लगाकर पीला कर दिया गया, जिससे वो बीमार दिखें। राज्य भर में अशोक की बीमारी की खबर फैला दी गई। अब तक राजा बिंदुसार की तबीयत और खराब हो गई थी। अपना आखिरी वक्त गिनते गिनते राजा बिंदुसार टकटकी लगाए सुशीम की प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरे में किसी के आने की आहट सुनकर बिंदुसार ने कक्ष के द्वार की ओर करवट ली और उठने की असफल कोशिश करते हुए कहा, कौन? युवराज सुशीम? मेरे सुशीम, तुम आ गए। लेकिन उनके सामने सुशीम नहीं, राजकुमार अशोक पहुंचा था। पिता के मुंह से सुशीम का नाम सुनकर उसे क्रोध आ गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका क्रोध भांपकर उसके साथ आई महामात्य राधागुप्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा और राजा बिंदुसार से कहा, युवराज सुशीम नहीं, राजकुमार अशोक कहिए महाराज। बिंदुसार ने उसकी बात सुनी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, राधागुप्त, सुशीम को बुलाओ अविलंब। राजा की बेचैनी को देखकर राधागुप्त ने बिना समय गंवाए कहा, महाराज, युवराज सुशीम को पाटलिपुत्र आने में अभी विलंब है। मेरा सुझाव है कि तब तक आप राजकुमार अशोक का राज्याभिषेक कर दीजिए। यह सुनकर बिंदुसार को झटका लगा। उसने हैरानी भरी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? मैं अशोक का राज्याभिषेक कर दूं? मानो अब राधागुप्त को बिंदुसार की नाराजगी की परवाह बिल्कुल नहीं थी। उसने तुरंत कहा, जी महाराज, जब युवराज सुशीम पाटलिपुत्र लौटेंगे तब उनका राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। तब तक आप राजकुमार अशोक को ही राजगद्दी सौंप दीजिए। राधागुप्त की बातें सुनकर राजा बिंदुसार का पारा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में बोले, व्यर्थ की बातें मत करो राधागुप्त, जाओ और जाकर पता करो कि युवराज सुशीम कहां तक पहुंचे। ये कहकर वो बिस्तर पर गिर पड़े। थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा।
कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राधा गुप्त की निगाहें अशोक पर टिक गई, जो बिंदुसार के बिस्तर के निकट रखे राजमुकुट को देख रहा था। अशोक के कदम उस मुकुट की ओर बढ़ने लगे। अगले ही पल अशोक ने वो राजमुकुट अपने हाथों में उठा लिया और लगभग गर्जना करते हुए कहा, मगध की राजगद्दी का अगर मैं सबसे सामर्थ्यवान योग्य अधिकारी हूं तो मेरा राज्याभिषेक होगा, बिल्कुल इसी क्षण होगा। इसी के साथ अशोक ने राजमुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया और राजा की तलवार को अपने हाथों में उठा लिया। अशोक की यह हिम्मत देखकर राजा बिंदुसार की तो जैसे आंखें पथरा गई। वो कुछ बोलना तो चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए और निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़े। बाकी लोग अशोक के पीछे पीछे बिंदुसार के कक्ष से बाहर चल दिए। दिन ढलने तक पूरे राज्य में खबर फैल गई कि अशोक ने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ अशोक चंद्रगुप्त मौर्य और राजा बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का तीसरा शासक बना। लेकिन पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर बैठने भर से अशोक के लिए सत्ता की लड़ाई खत्म नहीं हुई। पाली में लिखे बौद्ध ग्रंथ महावंश में कहा गया है कि अशोक ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपने 100 में से 99 भाइयों को मार डाला। हालांकि एक दूसरी जगह पर 6 भाइयों के मारने की बात कही गई है, जबकि एक शिलालेख में अशोक ने उन अधिकारियों का जिक्र किया है जिन्हें दूसरे कामों के अलावा उनके भाइयों, बहनों एवं अन्य संबंधियों के परिवारों के कल्याण का काम देखना था। मोटे तौर पर इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि अशोक ने अपने सभी सौतेले भाइयों को मारा नहीं था। संभव है कि महावंश में 99 भाइयों को मारने की बात बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई, लेकिन मौर्य साम्राज्य को पूरी तरह से अपने अधीन करने के लिए अशोक को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और इस पूरे संघर्ष के केंद्र में अशोक का सबसे बड़ा भाई सुशीम था।